हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। पीजीपीटी क्लासेस झाझा में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने हिंदी के 100 सभी ऑब्जेक्टिव्स को देखने का कार्य करेंगे। आपके बिहार बोर्ड क्लास 12th में हिंदी के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स आए हैं, आज हम उन सभी ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे और उसके सही उत्तर को आपको दिया जाएगा। आप इन सभी उत्तर को अपने जो एग्ज़ाम में दे करके आए हैं आंसर्स, उसके साथ मिला सकते हैं, ताकि आप ये श्योर कर लें कि आपके कितने नंबर ऑब्जेक्टिव्स में आ रहे हैं। तो चलिए हम अपने सवाल को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है। स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग इसे जानते होंगे कि स्वर वर्ण होते हैं और एक होते हैं व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्णों की संख्या को टोटल 11 होते हैं। आते हैं हम अपने अगले सवाल पे। निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन है। तो निम्नलिखित में अघोष वर्ण जो है आपके, वो होंगे टो आपके अघोष वर्ण में आते हैं। अगला सवाल को हम देखेंगे, जहाँ लोगों का मिलन हो के लिए एक शब्द क्या होता है। अगर लोगों का मिलन होता है, मतलब जहाँ पे सभी लोग एक साथ आकर के मिलते हैं, उसे हम लोग सम्मेलन बोलते हैं। आते हैं अब हम अपने चौथे सवाल पे। पाकेट मार शब्द कौन समास है। पाकेट मार में आप देख सकते हैं दो चीज़ है, एक हो गया आपका पॉकेट और दूसरा हो गया आपका मार। तो अगर एक से ज़्यादा चीज़ यहाँ पे दिया गया है, तो कहीं ना कहीं ये क्या चीज़ से संकेत कर रहा है, तो ये तत्पुरुष समास की ओर संकेत कर रहा है। आते हैं हम अपने अगले सवाल में। हमारा अगला सवाल है, साधियों की संगति से वृद्धि सुधरती है। साधुओं के साथ अगर हम रहते हैं तो हमारी जो बुद्धि है वो क्या होगी, उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने के लिए मिलेगा, मतलब उसमें सुधार होता हुआ हमारे प्रतीत होगा। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी, करण कारक। घर बसना एक तरह का मुहावरा होता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि अगर किसी आदमी का विवाह हो गया है, इसका अर्थ होता है कि उसका घर बस चुका है। विवाह करना का अर्थ होता है घर बसना। विवाह करना ये एक मुहावरा होता है और इसका अर्थ क्या होगा, घर बसना। घर बसना का मतलब हो गया आपका विवाह होना। आते हैं हम अपने अगले सवाल पे। कृपा शब्द का विशेषण क्या है। कृपा शब्द का विशेषण आपका कृपालु होता है। कृपालु का मतलब होगा कि वो लोग कृपा बहुत ज़्यादा करते हैं। कृत नहीं होगा, कृपण नहीं होगा और क्रमिक भी नहीं होगा। क्रमिक का मतलब आपका होता है क्रमांक में। हम आते हैं अपने अगले सवाल पे। ये सवाल आपके किताब से दिया गया है, ना कि आपके व्याकरण से लिया गया है। रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता पुस्तक प्रणभंग जब प्रकाशित हुई, तब वे कितने वर्ष के थे। तब ये 20 वर्ष के थे जब ये अपने प्रणभंग नाम की पुस्तक को प्रकाशित किए थे। उसका नाम क्या है, प्रणभंग है। अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पे। रोज शिक्षक पाठ में पलंग के नीचे कौन गिर गया। तो आप लोगों ने अगर कहानी पढ़ा होगा अच्छे से तो याद होगा कि रोज शिक्षक पाठ जो है उसमें पलंग के नीचे टीटी गिर गए थे। हम आते हैं अपने 10वें सवाल पे। विपत्ति व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, यह कथन किसका है। तो ये कथन आपको देने दिया है, आपको ये कथन दिया गया है भगत सिंह के द्वारा। भगत सिंह ने कहा था कि विपत्ति व्यक्तियों को पूर्ण बनाने वाली होती है। मतलब अगर हमारे जीवन में परेशानियां नहीं आएगी तो हम लोग उनसे सीख नहीं पाएंगे। जो गलतियां हम करते जाते हैं, उस गलतियों को हम आने वाले जीवन में सुधारते हुए जाते हैं। इसलिए विपत्तियां भी आना हमारे जीवन में क्या होता है, हमारे लिए लाभकारी साबित होता है। आते हैं हम अपने अगले सवाल पे। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो क वर्ग जो होता है वो हम अपने कंठ के द्वारा बोलते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कंठ। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है। तो हिंदी में को टोटल 5 अनुनासिक वर्ण पाए जाते हैं। संधि कितने भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, आप लोगों को मालूम होगा। एक को बोला जाता है स्वर संधि, अगला होता है व्यंजन संधि और एक होता है विसर्ग संधि। ये संधि के अलग अलग भाग होते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3। निष्फल का सही संधि विच्छेद क्या है। तो निष्फल का सही संधि विच्छेद निह जोड़ फल होता है। अगला सवाल हम देखते हैं, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है। तो दीपिका का आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखावट गलत है। प्रसाद इस तरह से नहीं लिखा जाता, प्रसाद को हम लोग दंत सो की मदद से लिखते हैं प्रसाद। घनिष्ठ, घनिष्ठ का सही अगर हम देखें अर्थ तो ये इस तरह से लिखा जाता है घनिष्ठ। ट नहीं ठो होता है वहाँ पे। तो सही उत्तर हो जाएगा नुपुर। नुपुर को लिखने का सही तरीका है, नौ में दीर्घकार,
पो में हर्षु का रो, नुपुर सही होगा हमारा। हम आते हैं अपने 16वें सवाल पे। सोमवार किस संज्ञा का उदाहरण है? सोमवार एक व्यक्तिगत संज्ञा है, क्योंकि ये किसी हफ्ते का एक पार्टिकुलर दिन है, व्यक्तिगत दिन बताया गया है, इसलिए इसका सही उत्तर व्यक्तिगत वाचक होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। हमारा अगला सवाल है, शब्द की जाति को क्या कहते हैं? शब्द की जाति को हम लोग लिंग कहते हैं। सूर्य का पर्यायवाची मरीचि होता है, उसका सही उत्तर होगा मरीचि। कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? तो कवित्री इसका सही उत्तर होगा। कवियाई नहीं होता है, कवित्री। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर्षिकार यहाँ पे जो ई में होना चाहिए वो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, अकबकाट में इसे सही उत्तर मार लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने जिसका भी क्वेश्चन पेपर लिया है वहाँ पे इसने कवित्री के रूप में मारा है, क्योंकि उससे लगा है कि ये कवित्री पढ़ने में एक तरह से समान है। अगर हम लिखने के लिए जाएंगे तो कवित्री में हर्षिकार यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कवित्री हर्षिकार्यों में। वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को हम लोग शब्द कहते हैं। हम अपने अगले सवाल पे आते हैं। बरवे रामायण शीर्षक रचना किसकी है? तो बरवे रामायण लिखने का काम किया था तुलसीदास ने। तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है बरवे रामायण। आते हैं हम अपने अगले सवाल पे। कवि नाभादास का स्थायी निवास कहाँ था? तो ये वृंदावन के रहने वाले थे। हमारा अगला सवाल है, विशाख शीर्षक नाटक रचित है, तो इसको लिखने का काम किया है, किसके द्वारा रचित है? जयशंकर प्रसाद द्वारा। ये आपके कहानी वाले बुक से लिया गया है। आते हैं हम अपने अगले सवाल पे। सभा का खेल शीर्षक रचना किसकी है? तो इसको लिखने का काम किया था सुभद्रा कुमारी चौहान ने। आते हैं हम अपने अगले सवाल पे। कवियों के कवि किसे कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को कवियों के कवि कहा जाता है, मतलब कवियों के भी एक कवि थे, मतलब बहुत ही महान कवि में से एक थे ये। गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म का किस वर्ष हुआ था? तो 1917 में इनका जन्म हुआ था। वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे, वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे, इस शीर्षक जो है इसका निबंध किसके द्वारा किया गया है? इसको लिखा गया है रघुवीर सहाय के द्वारा। आप देख सकते हैं कहानी से कितने आसान आसान सवाल इस बार पूछे गए हैं। अगर आप लोग हिंदी की कहानियों को बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं तो आप सारे के सारे सवाल हल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 50 सवालों की बात नहीं कर रहा हूँ। आपके एग्जाम में भले ही 100 में से 50 सवालों को हल करने का ऑप्शन रहता है, पर अगर आप कहानियों को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो आप इन 100 में से 100 सवाल को भी हल कर सकते हैं। आते हैं हम अपने अगले सवाल पे। अधिनायक शीर्षक कविता में हरचरना कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा गरीब लड़का। निम्नलिखित में कौन कवि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हैं? इसका सही उत्तर होगा विनोद कुमार शुक्ल। आते हैं हम अपने अगले सवाल पे। कवि भूषण को भूषण की उपाधि किस राजा के द्वारा दिया गया? तो राजा रुद्र शाह के द्वारा इनको भूषण की उपाधि दी गई थी। कामायनी शीर्षक महाकाव्य का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो इसको प्रकाशित किया गया था 1936 ईस्वी में। आते हैं हम अपने अगले सवाल पे। जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि थे? तो ये छायावाद युग के कवि थे। कौन? जयशंकर प्रसाद। आते हैं हम अपने अगले सवाल पे। तुम खाओ या किस वाक्य का उदाहरण है? आज्ञावाचक जो कार्य होता है तुम खाओ, इसका उदाहरण ये। आते हैं हम अपने अगले सवाल पे। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? पशुओं का झुंड चारों और पानी की चाह में घूम रहा था। तो ये आपका सही उत्तर नहीं होगा। इस बात के कहने में किसी को संकोच ना होगा, ये भी आप देख सकते हैं पढ़ने में सूटेबल नहीं है, इस वजह से ये भी गलत है। मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, ये ज़्यादा सूटेबल होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। किसी आदमी को भेज दो, ये उत्तर आपका बिल्कुल सही होगा। अग्नि शब्द का विलोम क्या होगा? अग्नि जो कि आग लगाने का काम करता है और जल उसे बुझा देता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जल। घोड़े बेचकर सोना, ये तो बहुत ही फेमस मुहावरे में से एक है। अब तो आप लोगों का एग्ज़ाम अगर ख़त्म होने वाला होगा, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आप लोग घोड़े बेचकर सोने वाले हैं, मतलब बेफिक्र होकर के सोने वाले हैं। इसका ख़त्म होना इसका कोई भी उत्तर नहीं होगा। वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो दे देते हैं, पूरा अर्थ नहीं देते, क्या कहलाते हैं?
पदबंध कहलाते हैं। क्या होगा इसका सही उत्तर? पदबंध। धार्मिक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा इक। इसमें इक प्रत्यय लगा हुआ है। रंग शब्द का विशेषण होगा रंगीला। रंगीला इसका सही उत्तर होगा। रंगर जैसा कुछ भी नहीं होता है, रंगीत भी कुछ नहीं होता, संगीत होता है, और रंगू जैसा भी कुछ भी नहीं होगा। सही उत्तर आपका होगा रंगीला, ऑप्शन नंबर सी। दूराचार शब्द में उपसर्ग क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा दूर। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी एक दूर है और यहाँ पे एक दूर है। तो आपका सही उत्तर होगा हर्षुकार वाला दूर, ना कि दीर्घुकार वाला। भगत सिंह को फांसी किस वर्ष दी गई? तो आप लोग सभी जानते होंगे कि भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 ईस्वी को दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। भगत सिंह के अनुसार प्रिंस क्रोपोटकिन किस विषय के विद्वान थे? तो ये जो आपके हैं अर्थशास्त्र के विद्वान थे। कौन? प्रिंस क्रोप हाँ, प्रिंस जो थे आपके अर्थशास्त्र के विद्वान थे। आते हैं हम अपने अगले सवाल पे। निम्नलिखित में से किस कालिदास अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो इसका होगा जगदीश चंद्र माथुर को कालिदास अवार्ड के से सम्मानित किया गया था। हमारा अगला सवाल है, ओ सदानीरा शीर्षक किस निबंध या किस निबंध, ये जो निबंध आपका दिया गया है ओ सदानीरा, ये जो निबंध आपका किस पुस्तक से उद्धृत है, मतलब उठाया गया है, लिया गया है? तो बोलते छंद से क्या किया गया है? लिया गया है। आते हैं हम अपने अगले सवाल पे। चंपारण आंदोलन में गांधी जी के सलाहकार कौन थे? तो हर्षवंश सहाय थे, इसके सही उत्तर होगा। आते हैं हम अपने अगले सवाल पे। गोरखपुर जिले में गंडक नदी को क्या कहा जाता है? तो नारायणी नदी के नाम से इसको हम लोग बोलते हैं, गोरखपुर जिले में गंडक नदी को। 1962 ईस्वी में मोहन राकेश किस पत्र के संपादक रहे? तो सारिका नाम के एक पत्र थे, उसके संपादक ये रहे थे 1992 ईस्वी में। वारिस शीर्षक रचना के लेखक का नाम क्या था? तो इसका रचना का नाम था मोहन राकेश। सही उत्तर इसका हो जाएगा मोहन राकेश। सिपाही की माँ, ये जो शीर्षक आपका दिया गया है, एकांती में कुंती कौन है? इसका सही उत्तर होगा आपका बिस्नी की पड़ोसन। अगर आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि बिस्नी के पड़ोसन जो थे वो इस कहानी के सिपाही की माँ शीर्षक में से लिया गया है। प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन विद्या है? तो इसका सही उत्तर होगा निबंध, एक तरह का निबंध था। मालिक मोहम्मद जायसी का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका जन्म जायस में किया गया था, जायस में हुआ है। जागिए ब्रजराज कुंवर कंवर कुसुम फूले या पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है? तो ये लिया गया पद, और वो भी सूरदास से, ना कि तुलसीदास से लिया गया है। आते हैं हम अपने अगले सवाल पे। हनुमान बाहुक नामक रचना कितने छंदों की है? तो ये आपके टोटल 44 छंदों से ली है। तुलसीदास क्या पहनते थे? तो ये कौपिन पहनते थे तुलसीदास। नाभादास का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1570 में नाभादास का जन्म हुआ था। भक्तमाल शीर्षक रचना में कितने छप्पे हैं? टोटल 316 छप्पे इसमें है। कवि भीषण के पिता का नाम क्या था? तो रत्नाकर त्रिपाठी इनके पिता का नाम था। शिवा बावनी शीर्षक रचना के कितने मुक्तकों में शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है? तो 52 मुक्तकों में किया गया है। बारीबाह शब्द का अर्थ क्या है? इसका अर्थ हो जाएगा बादल। इसका अर्थ क्या है? तो बादल है। प्रेम पथिक शीर्षक रचना के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। आते हैं अपने अगले सवाल पे। रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी में मलांदे क्या काम करता है? तो घोड़ों को काठी बनाने का काम करता है। घोड़ों को काठी मतलब घोड़े से बना हुआ खिलौना बनाने का काम करता है। पेशकी शीर्षक कहानी में कारमेन को काम के कितने फ्रेक मिलते हैं? तो 5000 प्रतिमाह इनको दिया जाता था। दमित्रिच चेरप्यकोव क्या देख रहा था? तो ये एक तरह का खेल दिख रहा था, ना कि नाच या जादू दिख रहा था। ओम प्रकाश वाल्मीकि के परिवेश सम्मान किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो ये होगा आपका सही उत्तर 1995 में। अब और नहीं कविता संकलन किसके द्वारा रचित है? तो ये आपका रचित है ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा। जूठन शीर्षक पाठ में एक पशु की खाल कितने रुपए में बिकती थी?
जूठन शीर्षक पाठ में एक पशु की खाल जो है 20 से 25 रुपये में बिकती थी। तिरिच शीर्षक पाठ में बैंक के नेपाली चौकीदार का नाम क्या था? तो उसका नाम था थापा। सही उत्तर हो जाएगा आपका थापा। सूरदास किस भाषा के महान कवि थे? तो ब्रज भाषा के महान कवि होते थे सूरदास। कन्या का अर्थ क्या होता है? कन्या का अर्थ होता है आपका गोद, गोद। तुलसीदास की माता का नाम क्या था? तो उनकी माता का नाम हुलसी था। बाल कृष्ण भट्ट किस युग के प्रमुख साहित्यकार थे? तो ये आपके हो जाएंगे भारतेंदु युग के। उसने कहा था शीर्षक कहानी में पोलू राम कौन था? तो डाक बाबू थे। कौन थे? डाक बाबू। लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए? तो जय प्रकाश नारायण जो थे, इनको लोकनायक के रूप में प्रसिद्ध किया गया था। लोकनायक के रूप में इनको प्रसिद्ध किया गया था। जय प्रकाश नारायण के अनुसार सदानंद जी किस प्रेस के मालिक थे? फ्री प्रेस के मालिक हुआ करते थे। ये कौन? सदानंद जी। ब्रेन ऑफ बॉम्बे, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा गया है? तो ये उमा शंकर दीक्षित को बोला गया है ब्रेन ऑफ बॉम्बे। हमारा अगला सवाल है स्वाधीनता आंदोलन में उग्र और विद्रोही विचारधारा वाले एक क्रांतिकारी के रूप में किनकी भूमिका रही? तो ये हो जाएगा सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यामय, अज्ञेय। जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं, जिसका कोई सार्थक वर्ड सार्थक नहीं होता किसी शब्द का। आम्र शब्द का मतलब होता है तत्सम। क्या है? तत्सम है। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? तो उसे शब्द बोला जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इनका जन्म 1908 में हुआ था। हमारा अगला सवाल है रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता का प्रकाशन हुई? इनकी पहली कविता 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अपने जीवन के अंतिम दिनों में किसने नारित्व की भी साधना की थी? तो महात्मा गांधी ने उसकी साधना की थी। अज्ञेय जी की नियमित लेखन कब शुरू हुआ? तो 1930 ईस्वी के बाद शुरू हुआ। हमारा अगला सवाल है भगवान मेरी रक्षा कीजिए, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए किस कारक का उदाहरण है? तो ये आपका संबोधन कारक का उदाहरण है। ये है भगवान जो एक तरह से संबोधन किया जा रहा है भगवान को, इसलिए ये संबोधन कारक का भाग होगा। तनुज शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो ये तनुजा होता है। दौलत शब्द किस लिंग से लिया गया? तो दौलत जो होता है वो स्त्रीलिंग होता है। कलम शब्द कौन संज्ञा है? तो ये आपका जातिवाचक संज्ञा होगा। जितने भी कलम है वो एक तरह के समूह में से जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। हमारा अगला सवाल है निम्नलिखित में पूर्ण विराम चिन्ह कौन है? तो पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा है? हिंदी की बात करेंगे तो ये आपका पूर्ण विराम चिन्ह होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। आप देख सकते हैं इस बार कितने इजी सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। निम्नलिखित में कौन शब्द अशुद्ध है? शुद्धिकरण आपका शुद्ध है, महत्व शुद्ध है और एकत्र भी शुद्ध है। प्राप्ति की बात करेंगे तो इसमें आपका हाथ दीर्घिकार नहीं होकर के आपका हर्षिकार ये सही होगा। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन शुद्ध है, मतलब जो गलत है उसको टिक लगाना है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसका रूपांतरण नहीं होता है? अव्यय का कोई रूपांतरण नहीं किया जाता है। काल के कितने भेद होते हैं? तो काल के 3 भेद होते हैं। उसने राघव को मारा था किस काल का उदाहरण है? तो ये आपका भूतकाल का उदाहरण है। मोहन मुझसे किताब लिखवाता है किस क्रिया का उदाहरण है? तो ये आपका यौगिक क्रिया का उदाहरण दिया गया है। मैं किस सर्वनाम का उदाहरण है? मैं जो आपका है वो पुरुषवाचक का सर्वनाम है, क्योंकि ये पार्टिकुलर लोग के बारे में बताया गया है, इसलिए पुरुषवाचक के अंतर्गत आएगा। मैं आप ही चला जाऊंगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? ये नीचवाचक का उदाहरण दिया गया है। हमारा अगला सवाल है संयम शब्द का संधिविच्छेद क्या होगा? तो इसका सही उत्तर आपका होगा समजोड़ यम। सही उत्तर आपका होगा समजोड़ यम। ड का उच्चारण स्थान क्या है? तो ये मृदा है, तो सही उच्चारण स्थान। निम्नलिखित में उष्म व्यंजन कौन है? तो ये आपका है मूर्धन सो। उष्म व्यंजन इसको बोला जाता है। हमारा अगला सवाल है अवर्ण किस स्वर का उदाहरण है? तो ये दीर्घ स्वर का उदाहरण होगा।
अब हमारा लास्ट सवाल है, द कौन व्यंजन है? ये द्विगुण व्यंजन आता है। हाँ, तो यहाँ पे हमारे सारे सवाल समाप्त होते हैं और मुझे उम्मीद है आप इसे मिला करके आप ये अनुमान लगा सकेंगे कि आपके एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चलिए मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।